तो फिर से अपना जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है क्लास 12th का होम साइंस का हम लोगों ने इसके एमसीक्यू सॉल्व कर लिए थे और जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो भी सारे हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम लोग करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न और एक लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोगों का 4 नंबर का है। मतलब एक क्वेश्चन के आप लोगों को 4 नंबर मिलेंगे और एग्जाम में भी ऐसा ही पैटर्न होगा और आप लोगों को लघु उत्तरीय जो प्रश्न है आपके पेपर में 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। कितने मिलेंगे? तो लघु उत्तरीय जो है वो 5 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे और 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो इस प्रकार से जो 20 नंबर के क्वेश्चन है उसको वो आपको लघु उत्तरीय प्रश्न से मिलेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्न बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना होता है, 4 नंबर के हिसाब से आप लोगों को वहाँ पर लिखना होगा। बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लिखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे तो आधे पेज का लिखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे। 4 ही नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट इस पर नहीं करना है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में आपके एग्ज़ाम में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये प्रीवियस ईयर पेपर है तो इसमें जितने भी 5 क्वेश्चन जो लघु उत्तरीय में आए हुए थे वो सब हम लोग आज की क्लास में यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कार्य के क्या उद्देश्य हैं? पूछा गया है कि कार्य के क्या उद्देश्य होते हैं। तो कार्य के उद्देश्य निम्न है। पहला है, कार्य नौकरी एवं आजीविका का साधन है। कार्य क्या है? नौकरी एवं आजीविका का साधन है। कार्य द्वारा नौकरी और आय प्राप्त होने से यह आजीविका सुरक्षा का माध्यम है। दूसरा है, कार्य द्वारा नौकरी और आय प्राप्त होने से यह आजीविका सुरक्षा का माध्यम है। तीसरा उद्देश्य है, कार्य एक ऐसा धर्म एवं कर्तव्य है जो हमारे सच्चे व्यक्तित्व एवं विलक्षण प्रतिभा की अभिव्यक्ति और हमारे चारों ओर व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। कार्य आध्यात्मिक आचरण का एक भाग है। कार्य सृजनात्मक क्षमता को बढ़ाता है तथा समृद्ध करता है। अगला है, कार्य आनंद और मानसिक संतुष्टि का साधन है। और अगला है, कार्य प्रतिष्ठा शक्ति अधिकार का प्रतीक है। कार्य एक लाभप्रद शारीरिक व मानसिक अनुभव है जिससे अंत में सफलता मिलती है। और लास्ट है आप लोगों का, कार्य आत्मबोध और आत्म विकास का माध्यम है। तो ये सभी क्या है? कार्य के उद्देश्य हैं। जो कार्य है वो इन सब उद्देश्यों को ध्यान में रख करके किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नौकरी और जीविका में 4 अंतर बताइए। तो पूछा गया है कि नौकरी और जीविका में 4 अंतर कौन से हैं। तो नौकरी और जीविका में 4 अंतर निम्नलिखित हैं। पहले हम लोग नौकरी में जो अंतर है उनको देखेंगे, उसके बाद जीविका में जो अंतर है उनको भी एक एक करके एक साथ देखते जाएंगे। तो पहला है, नौकरी और जीविका में अंतर पहला कौन सा है? नौकरी निमित्त कार्य करना है। नौकरी क्या है? निमित्त कार्य करना है। और जो जीविका है, जीविका आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया प्रयास है। तो नौकरी क्या है? नौकरी निमित्त कार्य करना है और जो जीविका है आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया प्रयास है। दूसरा है, धन कमाने के लिए किए जाने वाले कार्यों को परंपरागत रूप से नौकरी कहा जाता है। तो नौकरी किसको कहा जाता है? धन कमाने के लिए जो कार्य किए जाते हैं परंपरागत रूप से वो नौकरी कहलाते हैं। जीविका, जीविका जीवन को बेहतर बनाने की प्रबल इच्छा है। तो जीविका क्या है? जीवन को बेहतर बनाने की प्रबल इच्छा है। नौकरी धन कमाने के लिए किया जाने वाला कार्य है और जो नौकरी है वो केवल धन कमाने के उद्देश्य से किया जाने वाला कार्य है। जीविका, नौकरी के अतिरिक्त भी कुछ भिन्न कार्य है। जीविका क्या है? नौकरी के अतिरिक्त भी जो कुछ भिन्न कार्य किए जाते हैं वो जीविका के अंतर्गत आते हैं। और लास्ट जो अंतर है आप लोगों का वो है, नौकरी एक समय में एक ही प्रकार का कार्य है। नौकरी क्या है? एक समय में एक ही प्रकार का कार्य है। और जो जीविका है, चुने हुए कार्य क्षेत्र में स्वयं को प्रमाणित करने की आवश्यकता से जुड़ा हुआ है। तो ये जो 4 अंतर है वो यहाँ पर पूछे गए थे कि जीविका और नौकरी में 4 अंतर बताइए। तो ये 4 अंतर आप लोग वहाँ पर लिख सकते हैं जिससे आप लोगों को जो 4 नंबर है वो बहुत आसानी से मिल जाएंगे। नौकरी और जीविका में जो 4 अंतर है इस प्रकार से वहाँ पर आप लोग जो है लिख सकते हैं। और जो बॉक्स बना के 2 पार्ट में डिवाइड करके वहाँ पर लिखेंगे तो ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिव होता है और ज़्यादा वो देखने में जो अंतर है अच्छे प्रकार से वहाँ पर अंतर को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे युवा वृद्धजन क्यों अधिक संवेदनशील होते हैं। तो क्या पूछा गया है कि जो बच्चे हैं, युवा है और वृद्धजन है वो अधिक संवेदनशील क्यों होते हैं। तो पहले देखते हैं कि बच्चे जो है वो संवेदनशील क्यों होते हैं, उसके बाद जानेंगे युवा संवेदनशील क्यों होते हैं, उसके बाद जानेंगे वृद्धजन क्यों संवेदनशील होते हैं। और ये पूरे टॉपिक जो है थ्योरी क्लासेस इन सब की जो है प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। अगर आप लोगों ने क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट करिए, वहाँ पर आप लोगों को क्लास मिल जाएगी जिससे आप लोगों को पूरी थ्योरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो पहले समझते हैं कि बच्चे जो है संवेदनशील क्यों होते हैं। सड़कों पर निम्न
सड़कों पर बिना किसी आश्रय के रहना, इसलिए भी बच्चे संवेदनशील होते हैं। विद्यालय पूर्व आयु के 3 में से सिर्फ एक बच्चे को ही आरंभिक अधिगम कार्यक्रम में हिस्सा ले पाते हैं। मतलब विद्यालय पूर्व आयु के जो 3 बच्चे होते हैं उनमें से केवल एक बच्चा ही ऐसे होता है जो आरंभिक अधिगम कार्यक्रम में हिस्सा ले पाता है। अगला है, भारत में 4 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे अधिकतर आर्थिक कारण से विद्यालय नहीं जा पाते हैं। तो ये भी होता है बच्चों के संवेदनशील होने का कारण। अगला है, कक्षा 1 में नामांकन कराने वाले सभी बच्चों में से केवल 1/3 ही कक्षा 8 तक पहुंच पाते हैं। अन्य किसी न किसी कारण से स्कूल छोड़ देते हैं। तो ये भी बच्चों के संवेदनशील होने का कारण है। अगला है, भारत में आधिकारिक आकलनों के अनुसार 17 करोड़ बच्चे कामगार हैं। मतलब भारत में जो आधिकारिक आकलन है उनके अनुसार जो 17 करोड़ बच्चे हैं वो ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं। वास्तविक संख्या और भी अधिक हो सकती है। विश्व बैंक के अनुसार इनकी संख्या 44 करोड़ तक हो सकती है। तो ये सभी ऐसे कारण हैं जिनके कारण जो बच्चे होते हैं वो संवेदनशील होते हैं। अब समझते हैं कि जो युवा हैं वो संवेदनशील क्यों होते हैं। शरीर में होने वाले जैविक परिवर्तन के साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिश करना, तो ये जो भी कारण होता है वो युवाओं के संवेदनशील होने का कारण होता है। अगला है, आजीविका का प्रबंध करना और विवाह की जिम्मेदारी, और नेक्स्ट है पारिवारिक जीवन की शुरुआत करना। तो ये भी जो कारण है वो युवाओं के संवेदनशील होने के कारण होते हैं। बेहतर करने के दबाव की शुरुआत, निरंतर प्रतिस्पर्धी होती दुनिया में साथियों का दबाव, नशे की बुरी लत लगना और जो जनन संबंधी जोखिम इत्यादि होते हैं, इन सब के कारण जो युवा होते हैं वो संवेदनशील होते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वृद्धजन जो है वो क्यों संवेदनशील होते हैं। तो वृद्धजनों के संवेदनशील होने के मुख्य 2 कारण हैं। पहला है स्वास्थ्य संबंधी कारण और दूसरा है सामाजिक आर्थिक कारण। तो पहले देखते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी कारण क्या है। वृद्धजन कम शारीरिक शक्ति और रक्षा क्रिया विधियों के कारण रोगों के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं। बीमारियों के अतिरिक्त उम्र बढ़ने के साथ अनेक अपंगताएं जैसे दृष्टि कमजोर होना, अंधापन, तंत्रिका विकार के कारण बहरापन, गठिया के कारण चलने फिरने में परेशानी और अपनी देखभाल कर पाने में अक्षमता आदि हो सकती है। तो ये स्वास्थ्य संबंधी जो कारण है उनके कारण जो वृद्धजन होते हैं वो संवेदनशील होते हैं, क्योंकि वृद्धावस्था में ये जो सभी कारण है वो देखने को मिलते हैं। दूसरा है सामाजिक आर्थिक कारण। पारिवारिक जीवन चक्र में वृद्धावस्था ऐसी अवधि है जिसमें बच्चों के बाहर चले जाने के बाद वृद्ध व्यक्तियों को अकेलेपन की पीड़ा सहनी पड़ती है। वे दूसरों पर बोझ बन जाने की भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। अनेक वृद्ध व्यक्ति आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर न होने के कारण बच्चों पर निर्भर होते हैं, जिनके कारण कई बार वे तनावग्रस्त हो जाते हैं। आधुनिक परिवेश के कारण विशेषकर शहरों में वृद्ध व्यक्तियों को अपने निकट एवं विस्तारित परिवार से सहयोग एवं देखभाल नहीं मिल पाती है। ये जो सभी कारण हैं, इन सभी कारणों से भी जो सामाजिक आर्थिक कारण है ये भी वृद्धजनों के संवेदनशील होने के कारण बनते हैं। उपरोक्त विवरण से यह जानकारी नहीं है कि वृद्धावस्था में सिर्फ परेशानियां होती हैं। इसके विपरीत बहुत से वृद्ध अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं। अनेक परिवारों में बुजुर्गों का सम्मान और उनकी आज्ञा का पालन किया जाता है। बुजुर्ग जनसंख्या की एक सकारात्मक विशेषता यह है कि 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्रिय हैं। सरकार ने वर्ष 1999 में वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय नीति क्रियान्वित की थी। तो ये जो सभी कारण हैं वो वृद्धजनों के जो है संवेदनशील होने के कारण हैं, और इसमें शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी जो कारण वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और जो सामाजिक आर्थिक कारण है वो भी जो है वृद्धों के संवेदनशील होने के कारण हैं। तो हम लोगों ने जो है तीनों जो टॉपिक है वो देख लिए कि बच्चे क्यों संवेदनशील होते हैं और युवा क्यों संवेदनशील होते हैं, साथ ही वृद्धजन क्यों संवेदनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, किन्हीं 4 के बारे में लिखिए। तो पूछा गया है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, किन्हीं 4 के बारे में लिखिए। तो पहली विशेषता है शारीरिक विकास में तीव्रता। केवल 4 विशेषताएं ही पूछी गई हैं, तो यहाँ पर केवल 4 विशेषताओं के बारे में ही हम लोग जो है देखेंगे। तो पहली विशेषता है शारीरिक विकास में तीव्रता। प्रारंभिक बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्षों में शिशु का शारीरिक विकास अति तीव्र गति से होता है। उसके भार एवं लंबाई में वृद्धि होती है।
वृद्धि होती है। 3 वर्ष के बाद विकास की जो गति है वो कैसी हो जाती है, धीमी हो जाती है। उसकी इंद्रियों, कर्मेंद्रियों, आंतरिक अंगों, मांसपेशियों आदि का क्रमिक विकास होता है। तो पहली जो प्रारंभिक बाल्यावस्था की विशेषता है वो ये है कि शारीरिक विकास में तीव्रता होती है। दूसरी विशेषता है मानसिक क्रियाओं की तीव्रता। शिशु की मानसिक क्रियाओं, ध्यान, कल्पना, संवेदना और प्रत्यक्षीकरण आदि के विकास में पर्याप्त तीव्रता होती है। 3 वर्ष की आयु तक शिशु के लगभग सब मानसिक शक्तियाँ जो हैं वो कार्य करने लगती हैं। तो दूसरी जो प्रारंभिक बाल्यावस्था की विशेषता है कि जो मानसिक क्रियाएं हैं उनमें भी तीव्रता होती है। तीसरी है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दूना सीख लेता है। और ये किसने कहा है, तो गैसल ने कहा है कि बालक जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था में उसकी सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें बहुत ज़्यादा तीव्रता होती है। बालक प्रथम 6 वर्षों में इतना सीख लेता है कि 12 वर्षों से वो दूना सीख लेता है। मतलब उसका जो प्रथम 6 वर्ष होते हैं उसमें सीखने की जो प्रक्रिया होती है, जो अवस्था होती है वो दोगुनी होती है। प्रथम 6 वर्षों में वो 12 वर्षों के जो बराबर है वो सीख लेता है। ये परिभाषा किसकी है, तो गैसेल की है। लास्ट है आप लोगों की दोहराने की प्रवृत्ति। तो शिशु में दोहराने की प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। उसमें शब्दों और गतियों को दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है। ऐसा करने में वह विशेष आनंद का अनुभव करता है। तो ये 4 विशेषताएं केवल पूछी गई हैं। तो यहाँ पर हम लोग 4 ही जो है डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को पूरी विशेषताएं पढ़नी है तो इसका जो पूरी थ्योरी क्लास है वो आपको चैनल पर मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। आप लोग वहाँ से जाकर जो है पूरी थ्योरी क्लास देख सकते हैं। वहाँ पर प्रारंभिक बाल्यावस्था की सारी विशेषताओं को डिटेल में जो है बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि होटल के पत्र कार्यालय का क्या महत्व है। पूछा गया है कि होटल के पत्र कार्यालय का क्या महत्व है। तो होटल के जो पत्र कार्यालय है उसका महत्व पूछा गया है। तो समझते हैं, जो होटल का पत्र कार्यालय है उसको प्रमुख कार्यालय भी कहा जाता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि होटल के पत्र कार्यालय का महत्व क्या होता है। अतिथि चक्र अधिकांशतः प्रमुख कार्यालय के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्रमुख कार्यालय में ही अतिथि का आगमन होता है तथा उसका पहली बार आतिथ्य उद्योग के स्टाफ कर्मचारियों से संपर्क स्थापित होता है। अतिथि एवं संगठन के मध्य अच्छे संबंध विकसित करने एवं संगठन की अच्छी छवि बनाने के लिए अतिथि तथा स्टाफ के मध्य पारस्परिक संपर्क स्थापित करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए किसी भी होटल का केंद्र बिंदु प्रमुख कार्यालय होता है। तो ये कारण है कि जो प्रमुख कार्यालय है वो जो है होटल का प्रमुख बिंदु होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके ऊपर जो है सारी जिम्मेदारियां होती है, संगठन की अच्छी छवि बनाना और साथ ही अच्छे संबंध विकसित करना, स्टाफ के मध्य पारस्परिक संबंध जो संपर्क है उसको स्थापित करना। और किसी भी होटल का जो केंद्र बिंदु है वो कौन होता है, तो प्रमुख कार्यालय होता है। प्रमुख कार्यालय स्टाफ द्वारा अतिथियों को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अतिथियों का स्वागत किया जाता है प्रमुख कार्यालय के द्वारा, उनसे मिलना तथा उनका अभिवादन करना, कमरे के आरक्षण की उपलब्धता की स्थिति को व्यवस्थित करना। तो ये जो सारे कार्य होते हैं वो किसके होते हैं, जो प्रमुख कार्यालय होता है उसके होते हैं। अतिथियों तथा कमरों के आवंटन का पंजीकरण करना, अतिथियों को कमरे की चाबियां सौंपना और ग्राहकों को अन्य अतिथि सेवाओं में समन्वय तालमेल रखने संबंधी सूचना देना, अतिथियों को अपने संगठन में बाहर की जानकारी देना, उनके बिल बनाना एवं भुगतान करना। तो ये जो सारे कार्य होते हैं वो प्रमुख कार्यालय के होते हैं, जिसको पत्र कार्यालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होटल के पत्र कार्यालय भी कहा जाता है। जो प्रमुख कार्यालय होता है उसी को पत्र कार्यालय भी कहा जाता है। अतिथियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं का सही संस्थान ही छवि बनाने एवं राजस्व बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रमुख कार्यालय के कर्मचारी अतिथियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न विभागों से समन्वय करते हैं। जैसे अतिथियों को परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए परिवहन विभाग, लेखा विभाग, बिल विभाग, कमरे में दी जाने वाली सेवाएं, रेस्तरां, इंजीनियरिंग, भंडार, विक्रय तथा गृह विभाग इत्यादि। तो प्रमुख कार्यालय का जो संगठन चार्ट है उसको हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं। जो प्रमुख कार्यालय होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है, तो प्रमुख कार्यालय के अंतर्गत 4 कार्यालय और आते हैं, जिसमें से पहला है प्रमुख कार्यालय स्वागतीय एजेंट होता है। दूसरा हो गया प्रमुख कार्यालय कोषाध्यक्ष, उसी के अंतर्गत होता है। और इसके अंतर्गत क्या होता है, जो बेल कप्तान है वो होते हैं। और बेल कप्तान के अंतर्गत जो होता है बेल बॉय होता है। इसके बाद क्या है, दूरभाष प्रचालक जो टेलीफोन ऑपरेटर होता है वो भी प्रमुख कार्यालय के अंतर्गत जो है आता है और उसी के अंतर्गत कार्य करता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पूरे 5 क्वेश्चन जो है आज सॉल्व किए हैं।
और ये आप लोगों का प्रीवियस ईयर का पेपर था, 2024 का भी जो हुआ था वही पेपर है, उसी के क्वेश्चन है। और जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो आप लोगों के लिए 4 नंबर का होता है, उसी के अनुसार आपको वहाँ पर आंसर करना होगा, क्योंकि कितना भी लिखेंगे आप लोगों को 4 ही नंबर वहाँ पर मिलेंगे। तो इतना लिखिए कि आप लोगों को जो नंबर है वो आसानी से मिल जाए, और बहुत ज़्यादा आप लोगों का जो टाइम है वो इन क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा ना खर्च हो, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन रहता है तो बहुत ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। 50 शब्दों तक आप लिख देंगे तब भी आप लोगों को जो है वहाँ पर 4 नंबर मिल जाएंगे। तो गाइस, आप लोगों को क्लास कैसी लगी? ऐसे अभी एक और क्लास आपको मिलेगी जिसमें हम लोग जो है विस्तृत उत्तरीय जो प्रश्न है वो पूरे एक क्लास में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर फिर हम लोगों का पूरा जो पेपर है ये वाला सॉल्व हो जाएगा, और कल हम लोग इस वाले जो पेपर के जितने भी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है वो सब एक क्लास में सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।